अब हम डिस्कस करेंगे निर्णय प्रक्रिया। अभी हमने ये देखा कि निर्णय क्या होता है। अब निर्णय प्रक्रिया को हम समझें तो हम आगे इसके जो स्टेप्स हैं वो समझ पाएंगे। निर्णय हमने समझ लिया कि निर्णय क्या होता है। निर्णय क्या होता है कि एक हृदय का प्रबंध का हृदय है। अब व्हाट इज द प्रोसेस। प्रोसेस क्या है। निर्णय का प्रक्रिया को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि निर्णय जो होता है ये हमारा लक्ष्य पर पहुंचने का तरीका है। इट्स अ प्रोसेस, यानी कि हम बहुत सारे विकल्पों में से अपने एक विकल्प को सेलेक्ट करते हैं सो दैट वी कैन अचीव द गोल। यानी कि इट स्टार्ट्स विद प्लानिंग एंड इट कंप्लीट्स विद इवैल्यूएशन। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो अब हम देखें कि इसमें निर्णय प्रक्रिया जो है इसकी परिभाषा भी इससे ही बनती है जो कि इसके मुख्य चरण है। आप सिंपल देखिए कि निर्णय प्रक्रिया के जो मुख्य चरण है वो क्या है। समस्या की व्याख्या, यानी कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तो फर्स्ट स्टेप इसका क्या हो गया कि हम समस्या क्या है उसकी व्याख्या करेंगे। हम एक क्लियर पिक्चर करेंगे कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, उसको हम डिटेल में समझेंगे या मेरे को क्या कार्य करना है उसको विस्तार से आप समझिए। जब हम कोई भी निर्णय लेने लगते हैं, किसी भी चीज का निर्णय, तो हमें पहला स्टेप क्या होता है, भैया किस चीज का निर्णय लेना है। तो वो आपको बताएगा या हम ये करेंगे कि हाँ मुझे निर्णय लेना है, तो मुझे समय का निर्णय लेना है, मुझे अपने कार्य का लेना है, मुझे अपने भविष्य का लेना है, मुझे बजट प्लानिंग में निर्णय लेना है। तो आपको किसका निर्णय लेना है वो पिक्चर शुड बी क्लियर। अब सेकंड स्टेप क्या आएगा कि जब हमें समस्या पता चल गई कि मुझे हाँ इस चीज की डिसीजन लेनी है, तो अब हम क्या करेंगे। सेकंड स्टेप इज विकल्पों की खोज, यानी कि सेलेक्टिंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। जैसे ही हमारे आगे काम आ गया, इस काम या समस्या वॉट एवर यू कैन से, मुझे ये करना है, तो अब मेरे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ गए। मैंने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स खोजे कि इस कार्य को करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो आपने सेकंड जो स्टेप है दैट इज आप बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढ रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो। देन थर्ड क्या होगा, जो विभिन्न आपके विकल्प हैं उन पर विचार विनिमय या मूल्यांकन करना। नाउ यू हैव सेलेक्टेड ऑल द ऑल्टरनेटिव्स। आपके पास पूरा एक तरह से लिस्ट हो गया कि इस कार्य को करने के मेरे पास ये तरीके हैं। अब हम क्या करेंगे, हर विकल्प पर विचार विमर्श करेंगे, हर विकल्प का मूल्यांकन करेंगे। क्या मूल्यांकन करेंगे कि मैं अगर ये विकल्प सेलेक्ट करती हूँ तो मुझे इसका क्या नुकसान है, इसका क्या फायदा है। देन सेकंड विकल्प का नुकसान फायदा। इस तरह से हमारी जो लिस्ट है हम उस पर पूरा विचार विमर्श करेंगे। ठीक है। हर जैसे कोई भी अपन एग्जाम्पल ले लें कि मेरे पास अगर पैसे हैं 10,000 रुपया कहीं से आ गया, तो अब मेरे पास बहुत से ऑल्टरनेटिव्स आ गए कि मैं इस रुपयों को या तो मैं इन्वेस्ट कर दूं, या मैं घर के लिए कोई चीज़ खरीद लूं, या मैं अपने कपड़े ले लूं, तो इस तरह, या किसी को गिफ्ट कर दूं। वॉट एवर डिसीजंस आ जाते हैं, ऑल्टरनेटिव्स आ जाते हैं, तो मैं हर ऑल्टरनेटिव को बहुत डीप में जाऊंगी और उस पर स्टडी करूंगी कि इसको सिलेक्ट करने से क्या फ़ायदा है और इसको नहीं सिलेक्ट करने से क्या नुकसान है। देन नेक्स्ट स्टेप आएगा इसका आपका अनुकूलतम विकल्प का चयन। दैट इज नाउ यू आर सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। आपको जो लगेगा कि मेरे पास ये विकल्प है, मैंने हर विकल्प पे विचार विमर्श किया, अब मुझे जो सबसे अनुकूल लगेगा विकल्प मैं उसका सेलेक्ट करूंगी। ठीक है। नाउ यू आर फ्री। आपने हर चीज को बहुत डीप में अपनी बुद्धिमत्ता से, विवेकशीलता से, परिवार को ध्यान रख करके आपने हर चीज को समझा और अब आप एक एक विकल्प का चयन करेंगे। एंड देन निर्णय का क्रियान्वयन। नाउ यू विल इम्प्लीमेंट योर डिसीजन। आपने जो भी डिसीजन लिया है उसको अब आप कार्य करेंगे, दैट सो दैट यू रीच योर गोल। तो अब आपने ये देखा कि ये मुख्य चरण किसके थे, डिसीजन मेकिंग के, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की परिभाषा क्या है कि कोई भी उद्देश्य को प्राप्ति के लिए हम समस्या की व्याख्या करते हैं, उसके विभिन्न विकल्पों को खोज करके उन विकल्पों पर विचार विमर्श करने के बाद एक अनुकूलतम विकल्प को सिलेक्ट करते हैं और फिर हम जो है अपना कार्य शुरू करते हैं। ठीक है। तो दिस इज अ प्रोसेस। Decision making is a process where you select best alternative to reach your goal. ठीक है। So these were decision making के main steps. Now comes type of decisions. जो निर्णय है वो अलग अलग प्रकार का होता है।
सबसे पहले व्यक्तिगत निर्णय। व्हाट इज व्यक्तिगत? पर्सनल। ये मेरा पर्सनल निर्णय है, यानी कि वो निर्णय जो व्यक्ति अपने लिए करता है कि मैं ये खाऊं या नहीं खाऊं, मैं क्या करूं, मैं वहां जाऊं या नहीं जाऊं। दैट इज शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं ज़्यादातर, और ये व्यक्ति अपने लिए करता है, खुद के लिए जो निर्णय लेता है जिसमें उसको किसी और से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वो बोले जाते हैं व्यक्तिगत। देन कम्स सेकेंड टाइप का जो निर्णय होता है वो है सामूहिक। सामूहिक क्या होता है? ग्रुप का, किसी संगठनात्मक, दैट इज किसी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पूरे परिवार के लिए जब निर्णय लिया जाता है तो उसे बोलते हैं सामूहिक निर्णय। और इस निर्णय में हमें सब परिवार को एक साथ लेके चलना पड़ता है, बिकॉज द गोल इज ऑफ होल फैमिली। वो जो हमें उद्देश्य प्राप्त होगा वो सबके लिए है, तो सबके अनुसार चलना पड़ता है। तो सबको हम बिठा करके उनको बताते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम है, इसके ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, अब हम कौन सा ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करें ताकि वो गोल पे हम पहुंच पाए। जैसे कि हम एक एग्जांपल लें कि घर में शादी है। अब शादी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है, इसमें सब सदस्यों को साथ लेके चलते हैं कि चलो शादी में क्या क्या करना है, कैसा खर्चा करना है, पार्टी में क्या क्या मीनू होगा। ये जो निर्णय होते हैं ये ग्रुप में होते हैं, ठीक है। देन कम्स आपातकालीन निर्णय, इमरजेंसी। कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो आपको निर्णय लेना पड़ता है। कई बार आपने जो प्लानिंग की, आपने जो ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किए हुए हैं, लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हमें क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, अचानक कहीं बाहर जाना पड़ गया, अचानक घर में गेस्ट आ गए, तो हमारी थोड़ी बहुत जो प्लानिंग होती है वो चेंज हो जाती है। एंड उस समय हम जो निर्णय लेते हैं, जो आपके पूरा प्लानिंग में थोड़ा चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड आपातकालीन निर्णय। देन नैतिक निर्णय। नैतिक निर्णय जो होते हैं, हम ये कह सकते हैं नैतिक होते हैं, दैट इज डेली रूटीन के निर्णय, यानी कि आपको एवरी डे कुछ ना कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं जो कार्य हमारे डेली होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं क्लीनिंग ऑफ हाउस में, कुकिंग फूड, ये जो होते हैं रोज आपको इनमें कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है। देन कम्स आधारभूत या दीर्घकालीन। ये जो होते हैं दीर्घकालीन, यानी कि जिसका हम ये कह सकते हैं कि इसका गोल बहुत लंबे समय के बाद पूरा होता है, तो उसका निर्णय होता है। जैसे कि बच्चे को क्या बनाना है, डॉक्टर बनाना है, तो वो आपका निर्णय क्योंकि बहुत टाइम बाद आपको पूरा होगा, लेकिन उसके लिए हम अभी से निर्णय ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं कि इसको मैं कैसे पढ़ाऊँ, इसको कौन सा सब्जेक्ट दिलाऊँ, इसके कौन से कॉलेज में भेजूँ, कहाँ कोचिंग कराऊँ। तो ये निर्णय क्या होते हैं? दीर्घकालीन। मकान बनाना है, मुझे मकान बनाना है, मेरा बजट क्या है, मैं कौन से एरिया में बनाऊंगी, उसके लिए मुझे कितने पैसे जोड़ने हैं, तो ये दीर्घकालीन आपका निर्णय है, लेकिन आपको अभी से ही इसको शुरू कर देना पड़ता है। तो ये तो हो गए निर्णय के प्रकार। नेक्स्ट कम्स निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व। आप जो निर्णय ले रहे हैं उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, आप ये निर्णय क्यों ले रहे हैं। पहला है निर्णयों की स्थायी प्रकृति। निर्णय जो होते हैं हम ये लेते हैं तो हमेशा हमें लेते समय ध्यान रखना चाहिए कि इट शुड बी परमानेंट, स्थायी, फिक्स होना चाहिए। निर्णय बार बार बदलने नहीं चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा है कि निर्णय की प्रकृति हमेशा स्थायी होनी चाहिए। आपने जो निर्णय लिया उसको बहुत सोच समझ के ले। अगर आपने एक बार उसके अकॉर्डिंग काम शुरू कर दिया और अब आप बीच में सोचेंगे कि ये मेरा तो निर्णय गलत है, मैं बदलूं, तो आपके सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे और कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी कार्य करने में इंटरेस्ट कम होएगा। तो निर्णय हमेशा स्थायी होना चाहिए। निर्णयों का पारस्परिक संबंध, निर्णयों का आपस में रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि एक निर्णय दूसरे निर्णय को इफेक्ट करता है। आप एक निर्णय के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, बहुत से निर्णय उसको इफेक्ट करते हैं। ये आपस में रिलेटेड है। मेरे को घर बनाना है या मुझे बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, तो उसके लिए बहुत से निर्णय आपस में संबंधित हैं कि उसको क्या पढ़ाना है, कौन से स्कूल भेजना है, कौन से कॉलेज भेजना है, उसके लिए मुझे कितने पैसे चाहिए। तो बहुत से निर्णय लेने पड़ते हैं एंड दे ऑल टुगेदर इफेक्ट द योर लॉन्ग टर्म गोल। तो कोई भी निर्णय हम घर में लेते हैं ये सब आपस में संबंधित होते हैं। देन कम्स समय का परिप्रेक्ष्य, दैट इज टाइम पर्सपेक्टिव। आप जब निर्णय ले रहे हो तो आपको भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सबका ध्यान रखना है। हम कभी भी निर्णय लेते हैं तो हम व्यक्ति जो है, हमारे घर में जो मेंबर्स हैं, उनके प्रेजेंट का ध्यान रखते हैं, उनका फ्यूचर का ध्यान रखते हैं कि मैं ये निर्णय ले रही हूँ, अभी मैं ये ले रही हूँ तो इसके भविष्य में क्या इफेक्ट होगा।
ठीक है, दैट इज सॉर्ट ऑफ मूल्यांकन हम करते हैं। और उसके बाद जब हम नया योजना बनाते हैं तो हम पूरा देखते हैं कि मेरा ये निर्णय मैं ले रही हूँ तो इसका आगे क्या इफेक्ट होने वाला है। तो ये जो हम ये कह सकते हैं कि ये इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल। हमारे सामाजिक हम ये कह सकते हैं वर्गों के आधार पर अलग होता है, हमारी संस्कृति के आधार पर अलग होता है, आयु के आधार पे अलग होता है। देन कम्स ज्ञान। हमारा ज्ञान जो है वो निर्णय को इफेक्ट करता है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर हमें नई नई चीज़ों की नॉलेज होती है, हम बुद्धि से काम ले लेते हैं, विवेक से काम लेते हैं, तो हमारा निर्णय जो है वो सही होगा, उसको प्रभावित करेगा। आप जितना ज्ञान यूज करोगे, आप जितना विवेकपूर्ण निर्णय लोगे, आपका उद्देश्य उतना ही अच्छा होगा। देन मूल्य, आप किस चीज को मूल्य दे रहे हैं वो भी आपके निर्णय को प्रभावित करेंगे। वैल्यूज जो होती हैं, आपका कोई भी डिसीजन होता है वो आपके मूल्य पर आधारित है। आप जिस समाज में रह रहे हैं, आपका पारिवारिक वातावरण क्या है, आप किस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, दैट विल इफेक्ट योर टेकिंग डिसीजन। एंड पारिवारिक साधन, आपके परिवार में क्या साधन उपलब्ध है वो आपके निर्णय को इफेक्ट करेंगे। तो ये हमने देखा कि ये निर्णय को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। इसके अलावा आपके निर्णय को हम कह सकते हैं कि परिवार का आकार है वो इफेक्ट करेगा। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आपका जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, हमारे परिवार की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। बिगनिंग स्टेज होती है, फिर एक्सपेंडिंग स्टेज, देन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। तो ये सब हमारे निर्णय लेने को इफेक्ट करेंगे। बच्चों की संख्या कितनी है, घर में जो सदस्य कौन कौन से हैं, किस आयु के हैं, किसी को कोई बीमारी तो नहीं है। ये बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि आपके निर्णय को प्रभावित करते हैं। अब हमने जो डिस्कस किया, निर्णय जो होता है वो एक तरह से सामूहिक प्रयास है। इट्स नॉट एन इंडिविजुअल एफर्ट। इसमें सब ग्रुप को निर्णय लेते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं तो ज़्यादातर उसका इफेक्ट सबको होता है। आप कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, आपने प्रोग्राम बनाया लेकिन सब सदस्य जा रहे हैं, तो हो सकता है हमारे विचार मेल ना खाए। मैं कह रही हूँ कि चलो कश्मीर घूमने चलते हैं, तो कोई और सदस्य कह सकता है नहीं नहीं वहाँ नहीं जाएंगे, बहुत ठंड है, हम तो कहीं और जाएंगे, गोवा चलते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो सब सदस्यों को इन्वॉल्व करना पड़ता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके घर में जो सब सदस्य हैं वो संतुष्ट हो जाए। यही चीज़ मैनेजमेंट हाई लेवल पे भी होती है कि मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेता है तो आपने देखा होगा ऑल मेंबर्स आर नॉट सेटिस्फाइड। आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, कोई निर्णय होता है तो हमेशा हम देखते हैं कि एक दो लोग जो होते हैं उसको अपोज करते ही हैं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई ऑल। लेकिन फॉलेट जो थे, विद्वान थे, उन्होंने 1924 में एक विरोधपूर्ण जो अवस्था आती है उसके लिए उन्होंने कुछ तरीके बताए कि आप इस विरोधपूर्ण अवस्था को किस तरह से दूर कर सकते हो। उन्होंने स्टडी की और कुछ फैमिलीज पे, और उन्होंने 5 तरीके बताए कि जिससे अगर ऐसी स्थिति होती है, उत्पन्न होती है फैमिली में, तो उसको हम दूर कर सकते हैं। पहला जो उन्होंने बताया, विरोधपूर्ण अवस्था में फॉलेट के सुझाव, यानी कि कभी फैमिली में अगर ऐसी स्थिति आती है जिसमें विरोध उत्पन्न हो जाता है तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। पहला है प्रभुत्व। व्हाट इज प्रभुत्व? यानी कि डोमिनेंस। कुछ फैमिली में आपने देखा होगा कि जब विरोधपूर्ण अवस्था होती है, कोई डिसीजन लेना है और विरोधपूर्ण हो गया, तो डोमिनेंस से उसको सॉल्व किया जाता है। डोमिनेंस क्या होता है कि एक व्यक्ति जो होता है वो कहता है नहीं ये ही होगा, और सबको उसको मानना पड़ता है। अब इसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन जब जिन्होंने उसको माना इस बात को, वो मन से खुश नहीं है। उन्होंने मान तो लिया, डर से उस बात को मान तो लिया कि भाई ये कह रहा है तो हमें करना है, लेकिन अंदर से दे आर नॉट हैप्पी देयर। तो इसे बोलते हैं प्रभुत्व। हम इसको सिंपल एग्जाम्पल एक लेंगे कि हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। हस्बैंड कह रहा है कि मुझे मूवी जाना है और वाइफ कह रही है कि मुझे मार्केट जाना है, ठीक है, और वो एक ही टाइम। तो अब क्या हो रहा है कि अब कहाँ जाएं, तो हस्बैंड ने जोर से कह दिया नहीं मूवी ही जाना है। तो अब जो वाइफ है वो डर जाती है या मान जाती है। तो अब ये क्या हो गया, प्रभुत्व। तो इसमें क्या हुआ, वाइफ मूवी तो चली गई लेकिन अंदर से उसको ये था नहीं मुझे तो बाजार जाना था, एंड शी इज नॉट हैप्पी। तो एक तरीका क्या हो गया, प्रभुत्व। दूसरा तरीका फॉलेट ने ये बताया है, स्वेच्छा से एक पक्ष का समर्पण, वॉलेंट्री सबमिशन ऑफ वन साइड। व्हाट डज दिस मीन? कि जब ऐसी परिस्थिति आती है तो उन दोनों में से एक, जो हम ये कह सकते हैं पर्सन होता है, वो वॉलेंट्री स्वेच्छा से समर्पण कर देता है। जैसे कि हस्बैंड वाइफ का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि वो हस्बैंड कह रहा है मूवी जाना है, वाइफ कह रही है बाजार जाना है, तो
प्रभुत्व नहीं है, वो जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, बल्कि एक व्यक्ति अपने आप कहता है ठीक है अब तुम कह रही हो तो हम वही चलते हैं। तो बात तो खत्म हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन जिसने स्वेच्छा से समर्पण किया वो खुश नहीं है, क्योंकि उसको उसकी इच्छा पूरी नहीं है, उसने मन मारकर दूसरे की इच्छा मान ली। तीसरा तरीका है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि चलो आज पिक्चर चलते हैं, कल बाजार चलेंगे। तो इस तरह से ये लोग समझौता कर लेते हैं कि दोनों ही बातें कर लेंगे, लेकिन आज तो यही होगा, कल वो होगा। तो कॉम्प्रोमाइज तो हो गया, दोनों की बातें पूरी हो गई। लेकिन जिसने कहा आज तो मेरा ही होगा, वो कहीं ना कहीं दूसरे को डिससेटिस्फाई कर रहा है। चौथा तरीका है विचार परिवर्तन। दैट इज, हम ये कह सकते हैं कि उनका व्यूज को चेंज करना। कैसे चेंज करेंगे उसके व्यूज को? कि वो बैठ के उसको बोलेगा कि पिक्चर चलते हैं, वहाँ पे आराम से बैठेंगे, माइंड फ्रेश हो जाएगा। उसको उसके मतलब सेटिस्फाई कर रहा है कि किसी भी हालत में वो पिक्चर के लिए चलने, खुशी खुशी चलने के लिए तैयार हो जाए। यानी कि उसके व्यूज बदलने की कोशिश की जा रही है। तो ठीक है, उसके व्यूज बदल जाएंगे और वो उस बात को मान जाएगा। हो सकता है अंदर से उसको थोड़ा सा लगे कि अरे नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई, पर फिर भी वो उसकी भी बात मान गया। तो ये थोड़ा तरीका ठीक है विरोधपूर्ण अवस्था को दूर करने का। एंड द फिफ्थ इज एकीकरण। एकीकरण इज इंटीग्रेशन। दिस इज कॉल्ड द बेस्ट मेथड ऑफ दिस स्टेज। फॉलेट ने इंटीग्रेशन को, एकीकरण को बेस्ट तरीका बताया है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जब विरोधपूर्ण अवस्था आती है तो उन्होंने कहा एकीकरण सबसे अच्छा तरीका है। अब एकीकरण क्या होता है कि आप दोनों जो है ऑल्टरनेटिव्स को छोड़ के थर्ड ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करो। दैट मीन्स आप एकीकरण करते हो। आप ना बाजार जाते हो, आप ना मूवी जाते हो, आप तीसरी जगह, चलो आज किसी रिलेटिव के यहाँ चलते हैं, वहाँ पे बैठ के टाइम पास हो जाएगा, वहाँ पे खाना खाएंगे या कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। तो आप कोई नया तरीका ढूंढते हो उस बात को पूरा करने के लिए, जिससे दोनों व्यक्ति संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग में हम ये कह सकते हैं कि दीज आर द 5 स्टेप्स जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और सबसे अच्छा तरीका इसमें एकीकरण है, और सबसे हम कह सकते हैं कि जिसमें डिससेटिस्फेक्शन होता है, दैट इज डोमिनेंस। सो दीज वर द 5 तरीके व अवस्था जिससे कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो अब ये हमने आज पूरा पढ़ा डिसीजन मेकिंग के बारे में। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, उस कितने प्रकार का होता है और कितनी अवस्थाएं हैं, और किस तरह से डिसीजन मेकिंग इज द हार्ट ऑफ योर मैनेजमेंट प्रोसेस।